जय हिंद साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद बनाऊंगा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की वीडियो, और इसमें आपका रॉबिन्स एंड मार्शल डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। So start with wealth oriented definition. Economics is the science of wealth and inquiry into the nature and cause of wealth of the nations. This definition was given by किसने दिया definition? Professor Adam Smith in his कौन सी बुक? Famous book. कौन सी बुक थी वो? An inquiry into the nature cause of wealth of nation in 1776. इनके बुक का नाम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आपको इनकी डेफिनेशन आपको याद करनी है ना। एडम स्मिथ कौन है? इज द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनके फीचर्स क्या हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन में केवल वेल्थ को ही महत्व दी है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट स्टडी ओनली मटेरियल गुड्स। एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन में ओनली मटेरियल गुड्स यानी टेंजिबल गुड्स के बारे में बताया है। एंड इनटेंजिबल गुड्स लाइक एयर, सनशाइन, सर्विसेज एटसेट्रा डज नॉट क्रिएट वेल्थ। तो इनके अनुसार जो टेंजिबल गुड्स हैं हम उन्हीं से अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जो इनटेंजिबल गुड्स हैं उससे हम अपनी वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं एडम स्मिथ जी। नेक्स्ट पॉइंट इज इट स्टडीज चेंज इन वेल्थ मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडम स्मिथ का मानना है कि वेल्थ में चेंजेस करके इकोनॉमिक का डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो ये आपके फीचर्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने ऊपर लिखा है इंग्लिश सेंटेंस और उसको एक्सप्लेन किया है एरो बनाकर व्हाट्सएप लैंग्वेज में। तो आप फोकस करो सेंटेंसेस पे जो ऊपर लिखे इंग्लिश वाले, आपको उसको देखना है। अगर आपका मन है तो देखो व्हाट्सएप वाला, वरना मत देखो, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और मैं यहाँ पे आपको नोट्स नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं ग्रुप में और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। क्योंकि मेरे पास इंग्लिश टू इंग्लिश की PDF पड़ी हैं, जब आप उसको पढ़ोगे तभी समझ पाओगे। लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो आप क्या पढ़ोगे यार। तो मेरा यही उद्देश्य यही है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, इसीलिए मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। अब बात करते हैं इनके डेफिनेशन की क्रिटिसिज्म क्या है, यानी आलोचना क्या है। पहला पॉइंट है टू मच इम्पोर्टेंस इज गिवन टू वेल्थ। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है किसको? वेल्थ को। नेक्स्ट पॉइंट ओनली टेंजिबल मटेरियल गुड्स हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में सिर्फ टेंजिबल यानी मटेरियल गुड्स को ही कंसिडर किया है। इनका मानना है कि हम वेल्थ सिर्फ टेंजिबल गुड्स से ही बना सकते हैं, ना कि इनटेंजिबल गुड्स से। नेक्स्ट पॉइंट ह्यूमन वेलफेयर इज नेग्लेक्टेड। इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है वेल्थ पर। तो जाहिर सी बात है इन्होंने ह्यूमन वेलफेयर पर फोकस नहीं किया है ना। नेक्स्ट पॉइंट नैरो व्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। एंड नेक्स्ट पॉइंट नो फोकस ऑन नेशन प्रॉब्लम, है ना। जो हमारे देश की समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्होंने उस पर फोकस नहीं किया है। तो मेन पॉइंट यही है कि एडम स्मिथ ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है वेल्थ को क्रिएट करने में। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड डेफिनेशन आपकी आती है वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय, किसने दिया? प्रोफेसर मार्शल ने इन हिज फेमस बुक। कौन सी बुक थी? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स in 1890. Marshall defines economics as a study of man's action in the ordinary business of life. It inquires how he gets his income and how he uses it.
इनके अनुसार इकोनॉमिक्स स्टडी करता है एक मैन को उसकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, और इकोनॉमिक्स इंक्वायर्स करता है कि जो मैन है वो इनकम कहाँ से जनरेट करता है और वो इस इनकम को कैसे यूज़ कर रहा है, किस वे में यूज़ कर रहा है। ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी है डेफिनेशन। Next point, the primary object and end of economics is the promotion of material welfare, which is part of human welfare. अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने क्या बोला था कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट और एंड यूज है इकोनॉमिक्स का वो क्या है? प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर इज द state of having enough housing, clothing, food etc. to live comfortably. आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये जो मटेरियल वेलफेयर है ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही है। मतलब जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है? एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और एंड है इकोनॉमिक्स का। मतलब कि जो एंड है इकोनॉमिक्स का वो क्या है? प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मतलब कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, ऐसा बोलते हैं अल्फ्रेड मार्शल। हमारी जो ज़रूरतें हैं उन सब में क्या करना है? बेटर और ज़्यादा बेटर बनाओ। हम पहले साइकिल से चलते थे, अब हम ज़्यादा अर्निंग करने लगे हैं, अब हम कार से चल रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल मटेरियल वेलफेयर का प्रमोशन करना है। जब इसका प्रमोशन करोगे तो अल्टीमेटली ह्यूमन वेलफेयर भी होगा। तो ये वेलफेयर डेफिनेशन कहाँ से आई? मटेरियल वेलफेयर, ह्यूमन का वेलफेयर। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया वेलफेयर डेफिनेशन, जो कि स्पेशली ह्यूमन के वेलफेयर पर फोकस कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू दिस रीजन ही शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर। जो अल्फ्रेड मार्शल थे वो वेल्थ से वेलफेयर पर आए इस रीजन की वजह से कि सिर्फ वेल्थ बनाने से काम नहीं चलेगा, वेलफेयर भी बढ़ाना पड़ेगा लोगों का। मतलब आपने इस डेफिनेशन में देखा कि इनकम कहाँ से मिली, उसे कैसे यूज किया। इसका जो बेसिक मोटिव है प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर। सिंपल सी बात है, कहाँ से इनकम मिल रही है वो भी हम ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे वेल्थ भी आ गई और उस वेल्थ को ऐसे यूज करना है ताकि वेलफेयर भी हो सके। तो वेल्थ और वेलफेयर दोनों मिक्स हो गए, इसीलिए इसका नाम वेलफेयर डेफिनेशन रखा गया। और ये वेल्थ से थोड़ी और ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें वेल्थ भी है और वेलफेयर भी है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, यानी इसकी विशेषताएं क्या हैं। इनकी डेफिनेशन का पहला फीचर है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ सोशल मैन। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में सिर्फ सोशल मैन पर फोकस किया है। वेल्थ के साथ साथ इन्होंने सोशल मैन के बारे में बताया है ना। सोशल मैन का मतलब जो सोसाइटी में रहता हो, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता हो, ऐसे मैन की स्टडी अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक्स में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेलफेयर डेफिनेशन डील्स विद नॉर्मेटिव साइंस एंड आर्ट। इनकी डेफिनेशन नॉर्मेटिव साइंस और आर्ट को भी डील करता है। नॉर्मेटिव में हम व्हाट आउट टू बी की स्टडी करते हैं और आर्ट में हम सिस्टमैटिक वे में स्टडी करते हैं। नीचे के 3 पॉइंट्स कॉमन से हैं, यानी इट एग्जामिन्स हाउ पर्सन गेट हिज इनकम एंड हाउ ही इन्वेस्टेड। दस ऑन वन साइड इट इज स्टडी ऑफ वेल्थ, ऑन द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इट इज स्टडी ऑफ वेलबींग यानी वेलफेयर। आपका लास्ट पॉइंट है मार्शल डेफिनेशन इज कंसीडर्ड टू बी सोशल वेलफेयर सेंटर्ड। सोशल वेलफेयर कैसे बढ़ेगा किसी भी कंट्री में? हाई क्लास और लो क्लास है तो अगर गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर करना है तो वो क्या करेगी? हाई क्लास पे टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, वो पैसा लो क्लास पे इन्वेस्ट करे, इससे लोअर क्लास का वेलफेयर इंक्रीज होगा और हाई क्लास का थोड़ा सा डिक्रीज होगा। पर इस तरह से सोशल वेलफेयर बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं इस डेफिनेशन की क्रिटिसिज्म। पहला पॉइंट है नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स इज समथिंग क्रिटिसाइज्ड फॉर हैविंग अ नॉर्मेटिव साइंस।
नियो क्लासिकल का मानना है कि इन्होंने अपनी डेफिनेशन में नॉर्मेटिव साइंस के बारे में ही बताया है, पॉजिटिव साइंस के बारे में नहीं बताया है। नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग एक्चुअल साइंस। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफेसर मार्शल यूज हाईली मैथमेटिकल मॉडल एंड अनरियल एजम्पशंस। मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में हाईली मैथमेटिकल मॉडल यूज किए हैं, दैट्स व्हाई इनकी कुछ एजम्पशंस अनरियल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक्स इज अ प्योर साइंस नॉट अ सोशल साइंस। इनका मानना है कि इकोनॉमिक्स प्योर साइंस है, एक सोशल साइंस नहीं है। याद करो जब मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, वो प्योर साइंस है ही नहीं। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि इकोनॉमिक्स एक प्योर साइंस है, तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द व्यू ऑफ वेलफेयर इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल टुवर्ड्स एम्स। तो यहाँ तक इनका खत्म होता है क्रिटिसिज्म, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन गिवन बाय किसने दी, प्रोफेसर रॉबिन्स ने इन हिज बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस पब्लिश्ड इन 1932। डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यहाँ पे एंड्स का मतलब है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, स्केयर मीन्स स्केयर रिसोर्सेज के बीच का जो रिलेशनशिप है ये स्टडी करता है इकोनॉमिक्स, और स्केयर रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव इस्तेमाल है, यानी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इनके डेफिनेशन की फीचर्स क्या है। पहला पॉइंट है द वांट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस इज लिमिटेड। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ह्यूमन के वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है, लिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज एन अल्टरनेटिव यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड, लैंड एक लिमिटेड रिसोर्सेस है और उस लैंड की डिमांड करने वाले लोग अनलिमिटेड हैं। अब उस लैंड के अल्टरनेटिव इस्तेमाल है, उस लैंड पे एक फैक्ट्री बन सकती है, स्कूल बन सकता है, बिल्डिंग बन सकती है, एटसेट्रा, कुछ भी बन सकता है। अब बात यह है कि लैंड तो आपके पास लिमिटेड है जिसके अल्टरनेटिव यूज हैं, और उसके लिए जो ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड हैं, उसको सब कुछ चाहिए। तो अब क्या किया जाए, उस लैंड से कैसे उसे यूज किया जाए, ये जो पूरा डिसीजन लिया जाता है, ये जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है ना, इसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और रॉबिन्स ने जो स्कैरसिटी डेफिनेशन दी है, इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है, ये स्टडी करना रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन वांट्स एंड स्केयर रिसोर्सेस हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। अगर आपके एग्जाम में आता है फीचर्स ऑफ स्कैरसिटी डेफिनेशन, तो आप लिख सकते हैं अल्टरनेटिव यूज में लैंड का एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। मैं मानता हूं कि आप इतने कैपेबल हैं कि आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज नीडेड फॉर ऑप्टिमाइजेशन दैट इज बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप एक बात नोट कर लो, स्कैरसिटी डेफिनेशन में वेल्थ वेलफेयर की बातें कम हुई हैं, इसमें स्पेशली स्केयर रिसोर्सेज पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भाई और बहनों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप लोग इस वीडियो के अंत पार्ट पे आ चुके हैं। आपकी लास्ट डेफिनेशन है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो कि दिए हैं किसने, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने। और हाँ, ये सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट डेफिनेशन मानी जाती है और इसके कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं है, यानी इसकी कोई भी आलोचना नहीं है। तो हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेस which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various peoples and group of society।
इस डेफिनेशन में प्रोफेसर सैमुअल्सन ने बोला कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है कि एक मैन या एक सोसाइटी है वो चूज कर रही है, क्या चूज कर रही है कि ये जो प्रोडक्टिव स्केयर रिसोर्सेस है ये कैसे यूज किया जाए, जिनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं उन्हें कैसे यूज किया जाए ताकि जो वेरियस कमोडिटीज हैं वो प्रोड्यूस हो सके, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सके और उनका कंजम्पशन भी हो सके, और ये विद और विदाउट यूज ऑफ मनी है। सो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन में बेसिकली ये बताया जा रहा है कि पूरा एक प्रोसेस बताया गया कि स्केयर रिसोर्सेज जिनके अल्टरनेटिव यूज हैं उन्हें कैसे यूज किया जाए ताकि प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। और यहाँ पे 3 मेन टर्म आ गए, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत बेसिक और वाइटल प्रोसेस होती हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो ये होता है इकोनॉमिक्स इनके अकॉर्डिंग कि ये क्या है, यहाँ पर सोसाइटी कैसे चूज कर रही है, यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ रहा है और अल्टीमेटली डिसाइड ही तो करना पड़ता है कि हमें कैसे यूज करना है स्केयर रिसोर्सेज को, तो चूज करना विद और विदाउट मनी। तो इस डेफिनेशन में हम देख सकते हैं कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है। इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर ये सारी चीजें फुलफिल हो जाएं, कि अगर जो चूज करना है ये अगर प्रॉपरली किया जाए तो एक पर्सन के जो वांट्स हैं वो अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएंगे और जो वेल्थ गेटिंग और वेल्थ यूजिंग वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अगर एक पर्सन सेटिस्फाइड रहेगा, अगर एक पर्सन की प्रॉपर इनकम भी होगी और प्रॉपर एक्सपेंडिचर होगा और उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ जाएगा, मतलब कि वेल्थ हो गई और वेलफेयर भी कंप्लीट हो गया। और उसके बाद स्कैर्सिटी की तो हम यहाँ बात कर ही रहे हैं कि जो स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं जिनके अल्टरनेटिव यूज भी हो सकते हैं उनको कैसे यूज किया जाए कि प्रॉपर प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो इसको एप्रोप्रिएट डेफिनेशन इसलिए माना गया क्योंकि इसमें सारी डेफिनेशन का समरी है जो आप पीछे पढ़े हो, है ना। अब बात करते हैं इस डेफिनेशन की विशेषताएं क्या है, यानी फीचर्स क्या है। पहला पॉइंट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी चॉइस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज हेल्पफुल इन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेस है इकोनॉमी में उनका प्रॉपर एलोकेशन करना, और जब हम प्रॉपर एलोकेशन करेंगे तो जो चॉइस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो सैमुअल्सन का मानना है कि जो चॉइस की प्रॉब्लम है उसे हम ट्रांजिटिविटी के माध्यम से सही कर सकते हैं। ट्रांजिटिविटी में हम क्या देखते हैं, लाइक ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी एंड सी ग्रेटर देन डी। इसका मतलब है कि ए जो है वो बी से बेस्ट है, बी सी से बेस्ट है। इट मीन्स जो ए है वो बी सी डी तीनों से बेस्ट है। और इस तरह से जब हमारे पास ट्रांजिटिविटी है तो उसके बेसिस पे हम चॉइस कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और इस तरह से जो रिसोर्सेस है इकोनॉमी में उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है ना। नेक्स्ट पॉइंट इंप्रूवमेंट इन रिसोर्सेस, जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन यानी फुल यूटिलाइजेशन होगा इससे क्या होगा, जो रिसोर्सेस हैं उनमें इंप्रूवमेंट होगा और जब इंप्रूवमेंट होगा तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और इस तरह से ग्रोथ पॉसिबल है इकोनॉमी में। तो यहाँ तक आपका डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स खत्म हो जाता है। अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंस बिटवीन मार्शल एंड रॉबिन्स डेफिनेशन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को देखना मत भूलना। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।